Welcome, dear students. This is our fourth lecture on the Kroning Penney model. और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर 1 द इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम m स्टार से डिनोट करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन मास। फ्री इलेक्ट्रॉन मास जो है उसको हम सिंपल m से डिनोट करते हैं, लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल में आ जाता है, यानी क्रॉनिंग पेनी मॉडल के मुताबिक जब मेटल में होता है तो इसका जो मास है वो चेंज होता है। कहीं पे वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन मास से ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इवन दिस इफेक्टिव मास कैन बी नेगेटिव। तो ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे एंड वी शैल कंक्लूड टुडेज लेक्चर विद distinction between metals, insulators and semi-conductors. और ये हम करेंगे on the basis of the brilliant zones and on the basis of energy band gap. So let us start. Supposing हम एक electric field apply करते हैं and the electric field is in this direction. अच्छा, एनर्जी के लिए हम कैपिटल ई लेटर यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये एप्सिलॉन यूज करेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्जड है, तो उस पे फोर्स एक्सर्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्सिलॉन। सो उसके बाद हम बात करेंगे द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज सिंपली पावर, बिकॉज पावर we define power as the rate at which work is done, or the rate at which energy is transferred, or the rate at which energy is absorbed. So this power will be equal to dE by dt, the rate at which energy is absorbed by the electrons. अच्छा, energy देता कौन है? What is the agency that supplies energy? Electric field. Electric field is the agency that supplies energy, and this energy is absorbed by the electrons. Acha, power is defined as the rate of energy absorption or rate of doing work. तो इसको हम लिख सकते हैं dW by dt. There is work done by the electric field. अच्छा, जो वर्क डन है, वर्क डन को हम लिख सकते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो एफ डॉट dx, और डिवीजन में टाइम है तो वो हम डिस्प्लेसमेंट के नीचे रख देंगे dt. नाउ दिस dx by dt it is velocity, so this becomes the dot product of force and velocity, right? तो फोर्स जो है दैट इज माइनस ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेलोसिटी। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे टू द राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल गेट एक्सेलरेटेड टू द लेफ्ट। सो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी टू द लेफ्ट. So what will be angle between electric field and velocity? Exactly 180 degree. So वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हमें डॉट प्रोडक्ट में मिलेगा माइनस ई, फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दैट इज एप्सिलॉन, फिर हम लिखेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज v into cosine of the angle between them, and that is cos of 180 degree, and cos of 180 degree is -1. That will cancel this -1, so we are left with small e, electronic charge, times epsilon, that is electric field, times v, velocity. So this is what we will get.
the rate of transfer of energy or the rate of absorption of energy by the electron is given by small e epsilon times v, right? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे h बार d के से मल्टीप्लाई करेंगे. That means we will multiply h bar times dk on left hand side, so we will get de by dt. तो अगर हमने h बार dk से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, so we will divide 1 by h bar dt. Next what we will do कि हम ये dk और dt जो है इनको एक्सचेंज करेंगे. तो we will get 1 by h bar पहले लिखेंगे, then we can write de by dk. तो बाकी क्या बचा, de by dk हमने लिखा, h bar लिखा, then we get h bar dk by dt. So this is what we get. This is what we get on left hand side, और right hand side पे होगा E epsilon times V. अच्छा, कल के लेक्चर में हमने देखा कि ये जो है this whole thing equals V, velocity. तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, this will cancel with velocity, so we are left with that h bar dk by dt will be equal to E times epsilon. This is what we will get. And obviously that is equal to magnitude of the force. तो इसका मतलब है the rate of change of k यानी dk by dt is proportional to and lies in the same direction as the electric force. तो इस इक्वेशन जिसको मैंने इनबॉक्स किया है, तो यहां से हमें पता चलता है that dk by dt, the rate of change of wave vector of the electron is directly proportional to the applied force. और चूंकि पॉजिटिव साइन है तो it lies in the same direction in which we apply the force. This relation is known as the acceleration theorem. So the acceleration theorem is the rate of change of wave vector. और अगर हम इस h बार को इस डिफरेंशियल के इनसाइड में ले जाएं तो we will get d by dt of h bar times k, and this h bar k is momentum, so this will become dp by dt, and this will be equal to the force. So this is some sort of Newton's second law for the block electron, and this is known as the acceleration theorem. Okay, now हमें h bar times dk by dt मिला फोर्स के बराबर. हम इस h bar को डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएंगे because h bar is a constant, so we will get d by dt of h bar k equal f. Now ये जो h bar k है, this is तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ से अगर आप इसको कंपेयर करें तो then this h bar k behaves like the momentum of block electron, because हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, फोर्स. दिस इज द फोर्स, और उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ में किसके बराबर रखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी d by dt ऑफ व्हाट, मोमेंटम. So that means h bar k behaves as if it is momentum of the block electron. So the time rate of change of momentum is equal to the force, and that is Newton's second law. तो हमें इक्वेशन मिली h bar
डी के बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। एफ खुद इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एच बार जो है उसको हम यहाँ राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद डी के बाई डी टी इक्वल्स ई बाई एच बार। Now comes the concept of the dynamical effective mass of an electron. जब हम एक क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स याद रखें, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स which travel under a periodic potential given by Kroning Penney model. तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्सर्ट होगा, और व्हेनेवर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगी? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दैट इज dv by dt। इसको हम d के मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, सो वी विल गेट dv by dt टाइम्स dk डिवाइडेड बाई dk। अलबत्ता एक काम करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में dk और dt है, इनकी जो जगह है वो हम एक्सचेंज करेंगे, तो वी विल गेट dv बाई dk टाइम्स dk बाई dt, राइट। तो dv बाई dk जो है दैट इक्वल्स 1 बाई h बार d स्क्वायर e बाई dk स्क्वायर। कैसे? बिकॉज वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है, okay, let me explain it nicely. This will be equal to d by dk of, हम यहाँ पे वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे और वेलोसिटी इज गिवन बाय 1 by h बार de by dk टाइम्स dk by dt। अभी हमने इसको डिराइव किया, वो हमें मिला e एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय h बार। तो ये h बार जो है इट विल गेट आउट, तो वी विल गेट 1 बाई h बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो बार डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू k, तो वी विल गेट d स्क्वायर e बाई dk स्क्वायर इनटू e एप्सिलॉन बाई h बार। डिनोमिनेटर में h बार दो बार है तो उसका स्क्वायर मिलेगा जो कि यहाँ पे है 1 बाई h बार, और मिलेगा d स्क्वायर e बाई dk स्क्वायर, वो भी यहाँ पे है, और मिलेगा टाइम्स E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट इज व्हाट वी गेट। दिस इज एक्सेलरेशन, E times E, this is force, A is acceleration। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ देखें तो वहां पे हमें मिलता है दैट एक्सेलरेशन equals 1 by mass times force. This is the Newton's second law. तो अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन है, राइट हैंड साइड पे फोर्स है, तो दैट मीन्स दिस होल थिंग शुड बी 1 by mass। सो 1 by h bar square times d square e by dk square, it appears it is the reciprocal of mass of electron, so that mass of electron is called effective mass। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें effective mass will be equal to, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो we get h bar स्क्वायर, और इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो वो फिर डिवीजन में आएगा d स्क्वायर e बाई डी के स्क्वायर, और इसको हम
m स्टार से डिनोट करते हैं. So this is the expression for the effective mass of electron of a block electron. So this is how we get expression for effective mass of electron, which is in a periodic potential. It equals h bar square divided by d square e by dk square. And since this d square e by dk square is the curvature, this is the curvature of ek diagram. So that means the effective mass depends on the curvature of that ek diagram, और जिसको हम band structure B कहते हैं. तो effective mass जो है, since this effective mass m star equals h bar square divided by d square e by dk square, and this denominator में जो term है वो curvature है. तो E के डायग्राम जहां पे ज्यादा कर्व्ड होगा, सो कर्वेचर ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव मास कम होगा. जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ जो है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, ये ज्यादा कर्व्ड है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, तो इट इंप्लाइज के इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो कम है. और अगर हम ए वाला ग्राफ देखें, इसका भी कर्वेचर है मगर कर्वेचर कम है, तो दैट मीन्स कि इसका इफेक्टिव मास ज्यादा है. तो हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पोज किया जाए कि आपके सामने दो ई के डायग्राम इसमें रखे गए हैं, एक का कर्वेचर ज्यादा है, वो ज्यादा बेंड है, और दूसरे का कर्वेचर कम है, वो कम बेंड है. तो जिसका कर्वेचर ज्यादा होगा तो वहां पे जो इफेक्टिव मास है वो कम होगा, और जहां पे कर्वेचर कम होगा वहां पे इफेक्टिव मास ज्यादा होगा. अच्छा, इफेक्टिव मास कैन बी ग्रेटर as well as less than the free electron mass. So this effective mass can be greater than free electron mass, it can be less than free electron mass, and even this effective mass can be negative also. So तीनों possibilities हैं. For most metals, it ranges from 1/2 to twice the free electron mass. For several transition metals, it is usually much higher, ज़्यादा है, और semi-conductors के लिए it is lower. The effective mass m star is inversely proportional to the curvature of band. तो जहां पे कर्वेचर ज्यादा है, यानी चूंकि हमें इक्वेशन मिलती है m स्टार इक्वल्स h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर e बाय dk स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में हमें टर्म मिली, दिस इज कर्वेचर, दिस इज कर्वेचर ऑफ द ई के डायग्राम, यानी बैंड डायग्राम. तो हमें m स्टार और कर्वेचर में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मिलती है. जहां पे कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे इफेक्टिव मास कम होगा. So where the curvature is large, that is d square e by dk square is large, the effective mass is small. और जहां पे कर्वेचर कम होगा, a small curvature, जहां पे इसका वैल्यू कम होगा, तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव मास ज्यादा होगा. Now let us see how this effective mass varies with the wave vector. ये वाला ऊपर वाला जो ग्राफ है यहाँ पे, this is simply EK diagram, the graph of energy with wave vector. This is the band structure. और ये वाला पॉइंट जो है, this is the inflection point, यानी उससे नीचे ये डायग्राम कॉनकेव है, उसके बाद ये कॉन्वेक्स बन जाती है. तो नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, यानी यहाँ पे when k equals 0, अगर इसके अराउंड हम देखेंगे, the effective mass approaches the free electron mass and has a constant value which is positive. यहाँ पे देखें कि near the
बॉटम ऑफ द बैंड इसका वैल्यू थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ पे, तो इट इज कांस्टेंट। लेकिन जितना जितना हम k का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आप देखते हैं कि द ग्राफ गोज अप, दैट मीन्स इफेक्टिव मास इंक्रीजेस। तो as k increases, m star is no longer a constant, यानी इफेक्टिव मास कांस्टेंट नहीं रहता है, it increases। अलबत्ता इनफ्लेक्शन पॉइंट के बाद आप देखते हैं कि जो मास की कर्व है वो हमें नीचे मिलती है, सो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। सो बियॉन्ड द इनफ्लेक्शन पॉइंट ऑन ई के कर्व, यानी जिसको हम केसी से डिनोट करते हैं, केसी डिनोट्स द इनफ्लेक्शन पॉइंट, दिस इज द इनफ्लेक्शन पॉइंट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है वो नेगेटिव बनता है। तो याद रखने लायक बात यह है कि इन द लोअर पोर्शन ऑफ बैंड द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, and near the top of the band the effective mass of electron is negative. So the effective mass of an electron is positive in the lower half and it is negative in the upper half, or inflection point pe it tends to infinity. Inflection. तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो अपर हाफ ऑफ द बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास नेगेटिव बनता है, द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन द अपर हाफ ऑफ बैंड ओनली। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव मास? अगर हम वो क्रिस्टल देखें जैसे कि अल्कली मेटल विच हैव पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड, तो इसका मतलब है कि इनके जो बैंड्स हैं वो आधे ही भरे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, अपर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास पॉजिटिव होता है। तो द कंडक्शन टेक्स प्लेस मेनली थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनके बैंड तकरीबन फुल हैं, तो दैट मीन्स दिस इज द बैंड और ये तकरीबन फुल है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो भी कंडक्ट करेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नियर द टॉप ऑफ द बैंड, तो जिनका इफेक्टिव मास नेगेटिव होगा। तो दीज नेगेटिवली चार्ज्ड and negative mass vacancies may be treated as positive charge and positive mass particles, that is holes, which act as positive charge carriers to produce conduction. तो ये ज्यादातर बेरिलियम, कैडमियम और मैग्नीशियम में होता है। तो यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे एफ के, एफ और उसके साथ एक सबस्क्रिप्ट के। तो ये हमें बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लेंगे एज द रेशो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मास टू ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मास डिवाइडेड बाय ब्लॉक इलेक्ट्रॉन मास, अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन मास ज्यादा है, तो दैट मीन्स एफ के का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फ्री होगा। इसके बरक्स अगर इसका वैल्यू कम होगा तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा है, यानी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इज मोर बाउंड और मोर अटैच्ड टू द क्रिस्टल, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मास m हम यहाँ ऊपर सबस्टिट्यूट करेंगे और डिवाइड m स्टार का वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर fk। तो fk इज अ पैरामीटर विच गिव्स अस एन एस्टिमेशन कि एक इलेक्ट्रॉन किस हद तक बंधा हुआ या किस हद तक फ्री है। तो इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी मोर फ्री to move throughout the
क्रिस्टल, और अगर इसका वैल्यू कम होगा तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा बाउंड होगा. So here Fk is a measure of the extent up to which an electron is free. तो आप देख सकते हैं कि अगर m स्टार का वैल्यू ज्यादा होगा, Fk का वैल्यू कम होगा, and the electron will behave as a heavy particle. अगर Fk का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगा तो उसका मतलब है कि m और m स्टार बराबर हैं. Then electron behaves as a free particle. Note that Fk is positive in the lower half because m star is positive in the lower half of band, and चूंकि m star negative है in the upper half of band, तो Fk भी negative होगा in the upper half of band. Right, इस पे हम बाद में जाएंगे. How we can differentiate between metals, insulators and semiconductors. Metals जो हैं उनकी resistivity काफी low होती है. They offer least resistance to the flow of electron, और जो हम ये कहेंगे कि उनकी conductivity काफी ज्यादा होती है. तो इनकी resistivity ranges from 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 2 ohm meter, and this is very small value. तो अगर हम इनकी कंडक्टिविटी देखना चाहें, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. यू हैव टू सिंपली टेक रेसिप्रोकल. तो दैट मीन्स कि जो इनकी कंडक्टिविटी है दैट विल बी फ्रॉम 10 रेज्ड टू पावर 2 ओम मीटर टू 10 रेज्ड टू पावर 8 ओम मीटर. So that is the conductivity. Insulators जो हैं, they have got very high resistivity. They offer a large resistance to the flow of current. So the resistivity of insulators ranges from 10 raised to power 11 to 10 raised to power 19 ohm meter. So very large resistivity. Semiconductors जो हैं, they have resistivity in between metals और insulators के बीच में. Their resistivity ranges from 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power 6 ohm meter. तो अगर हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो इंसुलेटर्स में जो टॉप मोस्ट फिल्ड बैंड है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट बैंड आता है उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं. तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द एनर्जी बैंड गैप, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच की जो गैप है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हम हीट एनर्जी जो सप्लाई कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को दैट इज kT, एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट मीन्स कि हम कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, हम एक इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकते हैं. Right? So that's why insulator cannot conduct electricity. अगर हम कंडक्टर देखें तो या तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, या ये दोनों बैंड जो हैं ओवरलैप होते हैं. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यू कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन ट्रैवल. सो दैट्स व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नाइसली. सेमीकंडक्टर का मामला इनके बीच में है. इनके वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड या फुल होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड जो है और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो काफी कम होती है. मिसाल के तौर पे जर्मेनियम, इन केस ऑफ जर्मेनियम इट इज ओनली 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
In case of silicon, it is only 1.1 electron volt. In case of gallium arsenide, it is only 1.43 electron volt. So that means कि अगर आप heat energy supply करेंगे, electrons can be excited from valence band into conduction band. The energy available due to electrons due to thermal agitation at room temperature is of the order of 0.025 electron volts. तो insulators के लिए अगर हम band gap 4 electron volt भी ले लें, तो let us calculate probability that an electron can be excited from valence band into conduction band. That equals exponential function of minus Eg, that is band gap, divided by twice kT. तो ये हमें मिलता है 10 raised to power minus 35, and that is negligible. So that means कि in case of insulators, the energy gap is so large कि electrons cannot be excited from valence band to conduction band by thermal excitation. चाहे हम कितनी भी heat energy supply करें, in case of insulators, we cannot excite electrons from valence band into conduction band. Semiconductors कोई different किस्म नहीं है from insulators. Semiconductors are basically insulators. अगर हम absolute zero पे देखें, at 0 केल्विन एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर में कोई फर्क नहीं है. The valence band is completely filled and the conduction band is completely empty. लेकिन फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, now we consider a case where temperature is greater than 0 Kelvin and much above 0 Kelvin. मिसाल के तौर पे 0 Kelvin से हम ऊपर चले जाएंगे, हम तकरीबन 300 Kelvin तक जाएंगे, यानी रूम टेम्परेचर. तो फर्क क्या पड़ता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में? जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें एनर्जी बैंड गैप बहुत कम है. मिसाल के तौर पे we will take example 0.25 electron volt. So we will again calculate the probability of exciting an electron from valence band to conduction band. So we will apply the formula exponential function minus Eg by 2 kT. जब हम इसमें Eg का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.25 electron volt, kT जो है that is 0.025 electron volt because of thermal agitation, तो हमें 10 raised to power minus 2 मिलता है, यानी it is 0.01 which is 1%. तो इसका मतलब है this is an appreciable probability. Out of 100 electrons, एक इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन. सो दैट्स व्हाई जितना जितना आप एक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतने ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कंडक्शन बैंड में, तो उतना ज्यादा एक सेमीकंडक्टर अच्छा कंडक्ट करेगा करंट को. Let us talk about sodium. तो sodium is alkali metal, or it has a primitive cell that contains only one atom, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1. तो एक एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टू द what I mean to say crystal. तो हमें partially filled band मिलता है, तो accordingly solid sodium is metal. Now let us talk about the second group atoms, that is alkaline earth metals, जिसमें मैग्नीशियम आता है, पहले बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा एंड ऑल दैट. तो मैग्नीशियम जो है it belongs to the alkaline earth metals, और हर एक में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पर प्रिमिटिव सेल, बिकॉज इट इज डाइवैलेंट. तो इसकी है 1s2 2s2 2p6 3s2. तो चूंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो आपको एक कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली मैग्नीशियम शुड बी एन इंसुलेटर। व्हाई? बिकॉज एक प्रिमिटिव सेल में दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, चूंकि एक एक सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाते हैं, तो दैट मीन्स हमें कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड मिलना चाहिए, और होता भी है। तो मैग्नीशियम शुड बी एन इंसुलेटर। मैग्नीशियम को इंसुलेटर होने से सिर्फ एक चीज बचाती है, और वो ये कि जो मैग्नीशियम का वैलेंस बैंड है और जो मैग्नीशियम का कंडक्शन बैंड है, दे ओवरलैप। यू कैन सी कि दिस इज द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड and this is the bottom of conduction band, and you can see bottom of conduction band is below the top of valence band. So an electron can go easily without any excitation from valence band into conduction band, और यहाँ conduction band में ये free electron बन जाता है। अगर ये overlapping ना होती, मैग्नीशियम पक्का इंसुलेटर होता, और सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं बल्कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, जो सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इंसुलेटर्स होते। व्हाई? बिकॉज उनके वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होते और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होते। तो जो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, दे शुड बी इंसुलेटर्स एज पर बैंड थ्योरी। तो इनको इंसुलेटर होने से सिर्फ एक चीज बचाती है कि इनके वैलेंस और कंडक्शन बैंड जो है ये थोड़े से ओवरलैप होते हैं, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं। फिर भी इनको 100% मेटल नहीं माना जाता है। दे आर कॉल्ड क्वासी मेटल्स, दे आर नॉट गुड मेटल्स। क्वासी मेटल्स, alkaline earth metals are not good metals, they are called semi metals or quasi metals. So in magnesium the filled 3s band overlaps with the empty 3p band, and the 3s electrons can be almost continuously excited to status in 3p band. मेरे कहने का मतलब है कि वैलेंस बैंड से हम उनको इजीली कंडक्शन बैंड में ले जा सकते हैं, एंड दिस ओवरलैप ओनली सेव्स द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम बीइंग ब्रांडेड इंसुलेटर। अदरवाइज ये इंसुलेटर होते, स्टिल दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स एज अल्कली मेटल्स। दैट्स व्हाई जो ग्रुप 2 के